गुड मॉर्निंग बच्चों। कार्य के बारे में हमने पढ़ा। पिछली बार हमने देखा था संरक्षी बल का कार्य कैसे निकालना है। या तो क्षैतिज चल के ऊर्ध्व या ऊर्ध्व चल के क्षैतिज, कोई एक पथ फिक्स करके जाएंगे। और गलत कैसे होगा और सही कैसे होगा वो भी देख लिया। अब उसका शॉर्टकट देख लें। ये प्रश्न था, बल का क्या था? यही था। 2,1 से ये प्रश्न पिछली बार हमने किया था, थोड़ा लंबा हुआ था। पहले एक्स में चलाओ, वाई को कितना रखना है उस समय? 1। और फिर वाई में चलाओ तब एक्स कितना रखना है? 5। अब इसका डायरेक्ट तरीका, कौन सा बल हो तो संरक्षी। असंरक्षी में कुछ नहीं कर सकते, पथ दिया जाएगा क्योंकि उसके बिना उत्तर नहीं आएगा। संरक्षी में पथ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, पथ नहीं दिया हो तो भी पता चल जाएगा कि संरक्षी बल है, क्योंकि पथ नहीं दिया है तो असंरक्षी के कार्य तो हजारों लाखों उत्तर आएंगे, कैसे निकालें? तो अगर पथ नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि कौन सा बल है? संरक्षी बल है। तब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक घटक लो, सिर्फ एक। मान लो एक्स घटक लिया और उसका एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दो, बस। अंत में सीमाएं रख देंगे दोनों की, एक्स वाई दोनों की। एक्स घटक कितना है? सिर्फ एक्स के सापेक्ष समाकलन, मतलब वाई बाहर। क्या आया? अतः कार्य हो गया दोनों आ रहे हैं ना, दोनों की सीमाएं। पहली बार एक्स की जगह, ऊपर वाली पहले, 5, वाई की जगह 10, माइनस एक्स की जगह 2, वाई की जगह। उत्तर चेक कर सकते हैं आप, 1248 जूल आया होगा। तो ये छोटा तरीका है। अगर इसकी जगह और किसका समाकलन कर सकता था? क्या आता? क्या बाहर? एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का। दोनों में से किसी एक का समाकलन करना है, दोनों का नहीं। या तो इसका या इसका, और दोनों की सीमाएं रख दो, उत्तर आ जाएगा।
ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान नहीं हो भाई, कल कोई क्लास नहीं थी, ऑफ ही था। हमने एक और प्रश्न पहले कोई किया था संरक्षी बल का, देखो यही वाला। अच्छा, एक मान ही अलग थे बस। अब लिखिए ऊर्जा। ऊर्जा क्या है भाई? ऊर्जा को हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कार्य के पदों में, कि कार्य करने की क्षमता। पिंड के पास ऊर्जा है तो वो क्या करने में सक्षम है? कार्य। ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं कर सकता। तो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। जरूरी नहीं है कि कार्य करे, पर कार्य करने में सक्षम है क्या, तो ऊर्जा है। वैसे तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, पर हमारे सिलेबस में एक ही प्रकार की ऊर्जा है, वो है यांत्रिक ऊर्जा। और वो स्वयं दो प्रकार की है। पहले लिखिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है भाई? गतिज ऊर्जा किस कारण से है पिंड के पास ये ऊर्जा? गति के कारण। तो लिखिए गतिमान पिंड की ऊर्जा। तो ये तब तक ही रहेगी जब तक पिंड गति कर रहा है, गति बंद, ये ऊर्जा खत्म। हम जानते ही है गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अब लिखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। संवेग p और गतिज ऊर्जा k में ये संबंध है p स्क्वायर बराबर 2m k। बिल्कुल ही सरल है भाई। एक द्रव्यमान से गुणा, एक द्रव्यमान से भाग। ये कितना हो गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? एम वी का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर 2m k। पी स्क्वायर बराबर 2m k।
का मतलब जा बड़ा, उसका मतलब छोटा। 16% से ज़्यादा। पी स्क्वायर बराबर 2m के, द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा नहीं, डेल्टा पी बटा पी इंटू 2 बराबर डेल्टा के बटा के, दोनों तरफ 100 से गुणा। प्रतिशत में दिया है तो ये प्रतिशत ही बन जाएगा, 8%। तभी तो ये क्या बनेगा, प्रतिशत। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि 16%। गलत। क्यों गलत हुआ? तो हमें याद रखना है भाई, त्रुटि वाला सूत्र तभी लग सकता है जब प्रतिशत परिवर्तन 5% से कम हो, थोड़े के लिए लग सकता है, ज्यादा के लिए ये गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कहा होता 2%। तो बिल्कुल सही। लेकिन ये मान 8% है जो छोटा नहीं है, तो फिर ये तरीका नहीं चलेगा। फिर कैसे करना है भाई? फिर ये कुछ भी, कितना भी प्रतिशत हो, 50%, 20%, 80%, 100%, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, पहली बार ये, दूसरी बार पी कितना हो गया, पी में कितना जोड़ूं, पी का 8% वृद्धि, यानी पी पहले था और उसका 8% जोड़ दिया, ये नया संवेग है। रख दें पी डैश का स्क्वायर 2m के डैश। पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, या फिर भाग दे दो सीधे, ये बटा ये, तो पी स्क्वायर कट जाएगा, 2m कट जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। 1.1664 पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर 2m के डैश 2m के डैश आ गया। क्या होता है प्रतिशत परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100। 16.64%, राउंड ऑफ करूंगा तो 17 बनेगा, 16 नहीं, 16% से बड़ा। फिर से पृथ्वीराज, आपका उत्तर सही, 16.64%।
इसी बंद क्यों कर रखा है बच्चों? एक और। चार गुणा कर दीजिए 3 की जगह। तो गणित कम आती। याद आए थे शुरू में। √2, √3, √5, √6 सब लिखवाए हैं। फिर से ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 400% त्रुटि तो नहीं लगेगी। फिर से देखें, P डैश K डैश
नया संवेग, नई गतिज ऊर्जा, भाग दे देते हैं। नई गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 4 गुना अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100। 100%, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि आप सब लोग वही 100 रुपये लेके आओ, मैं 10 रुपये बढ़ा के दूंगा। आप भी खुशी से ले आए, मैंने ले लिए। अगले दिन आपको 10 रुपये वापस दे दिए, आप भी खुश, मैं भी खुश। यही तो कहा था, 10 रुपये बढ़ा के दूंगा, तो 10 रुपये दे दिए। ठीक है, हैं? ठीक है ना, करते हैं ऐसा। आप 100 लेके आओ, वो मैं रख लूँगा और 10 रुपये दे दूंगा। देखो 10 रुपये बढ़ा के दिए हैं। बोलो भाई, ठीक है? बढ़ाए ना 10 रुपये? क्या दिक्कत है? जो बढ़ाए वही मिलने चाहिए या 100 के साथ 10 रुपये मिलने चाहिए? तो जब अपनी बारी आई तब तो ये अच्छे से याद आ गया, और जब प्रश्न की बारी आई तो याद नहीं आया। 4 गुना वृद्धि मतलब मान 4 गुना हुआ। ये मान है या वृद्धि है? तो अगर पहले 100 रुपये थे और 4 गुना वृद्धि मतलब 400 रुपये मिले या 400 रुपये वृद्धि हो? वृद्धि हो तो मिलेंगे कितने? तो फिर इस प्रश्न में गलती तो हमने कर दी है। 4 गुना वृद्धि होगी मतलब गतिज ऊर्जा 4 ही गुना होगी। के तो पहले थी प्लस वृद्धि, यही तो होगा ना नया मान, प्रारंभिक प्लस वृद्धि। और वृद्धि कितनी हो रही है? 4 गुना, यानी 4 के। तो नया मान 5 गुना होगा, न कि 4 गुना। बस यही गलती है, यहाँ पे 5 रखना होगा। सही उत्तर 123%, न कि 100%। इसी प्रश्न में भाषा का फर्क देखो। प्रश्न कहेगा यदि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए, इसका मतलब अब नई कितनी है? 4 गुना। यदि गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाए, मतलब नई कितनी है? 4 गुना बढ़ी, तो बढ़ा हुआ मान है 4 के और प्रारंभिक के 5 के। यहाँ 4 गुना ही हुई है, मतलब नया मान ही 4 गुना है। बस एक शब्द का फर्क है, हो जाए और बढ़ जाए, और उत्तर अलग अलग आएगा। इस स्थिति में उत्तर आएगा 100% जो पहले किया था, इस स्थिति में आएगा 123%। 4 गुना वृद्धि, वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी। वो कुल मान है या बढ़ा हुआ मान है? बढ़ा हुआ। तो बढ़ाना कितना है? 4, और प्रारंभिक कितना था? के। तो नया मान कितना होगा? 5 गुना। बस के डैश की जगह कितना रखना है? 5 गुना रखना है, और वर्गमूल लिया, उत्तर आ गया।
और यही चीज़ को इस तरह से भाषा में बोला जा सकता है, 4 गुना हो जाए, 10 रुपए 20 रुपए हो जाएं तो 20 ही मिलेंगे, पर 10 रुपए में 20 बढ़ जाएं तो 20 तो बढ़े हैं और पहले कितने थे 10, तो कुल कितने मिलने चाहिए 10 पहले के प्लस बढ़े हुए 20, यानी ये नया मान होगा। तो पहली प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा। अब दूसरी प्रकार की ऊर्जा देखें, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस कारण से प्राप्त होती है भाई पिंड को? स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त होती है। और कोई? स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त होती है, पर आपको ये नहीं पता चलेगा। देखता हूँ आप रोज इसी जगह बैठते हो, है ना? स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। अगर लिखते लिखते थक जाएं मतलब ऊर्जा क्या होती जा रही है? कम। यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, स्थिति क्या हो गई? ऊर्जा मिल जाएगी। हर 10-10 मिनट में क्लास में इधर उधर घूम के बैठते रहें, स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन। कौन आज अलग स्थिति में बैठा है भाई? कल से देखें जरा, ऊर्जा प्रतीत हो रही है क्या ज़्यादा? सब उसी जगह बैठे हैं क्या? हाँ, कोई बैठा है अलग जगह? सर आज ज़्यादा एनर्जी लग रही है मुझे। तो स्थिति में परिवर्तन से प्राप्त होगी तो परिवर्तित करते रहें, लगातार चलते रहें क्लास में। स्थिति परिवर्तित हो रही है, थक नहीं रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं चक्कर काटते काटते। स्थिति में परिवर्तन से ऊर्जा मिल रही है या खर्च हो जाएगी? खर्च हो जाएगी, ये तो मिल नहीं रही है। और कोई भाई? ज़्यादा परिवर्तित करके दूसरी क्लास में मत बैठ जाना। ये सर बहुत सारी परिवर्तित कर ली है। स्थितिज ऊर्जा मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो बेसिक राशियां हैं ये भूलते जा रहे हैं। और अच्छा है भूल रहे हैं तो कम से कम गलत तो नहीं याद है। क्या मतलब? ऊंचाई के कारण प्राप्त होगी। तो लिखिए भाई, किसी संरक्षी बल के एक और परिभाषा आई है जलज ने कहा, स्थिर अवस्था में ऊर्जा परिवर्तित भी करने की जरूरत नहीं है। स्थिति बैठे रहो बस, ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। स्थिर अवस्था में जो ऊर्जा होती है, स्थिर अवस्था में ऊर्जा होती है, बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो स्थिर अवस्था में बम के अंदर भी रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है। एक गर्म बर्तन पड़ा है, स्थिर अवस्था में है, हमने सोचा ये तो स्थितिज ऊर्जा, चलो प्राप्त कर लेते हैं छू के, तो दूसरी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मा ऊर्जा।
तो स्थिर अवस्था में ऊर्जा कोई भी हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है। किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होने पर संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होने पर पिंड में संचित ऊर्जा, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होने पर पिंड में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द दो हैं, एक तो संरक्षी बल और दूसरा विरुद्ध। संरक्षी बल खुद कार्य नहीं करेगा, उसके विरुद्ध होना चाहिए। आपने जो उदाहरण बताया, ये पिंड जमीन पे पड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। कैसा बल है? संरक्षी। हम पिंड को ऊपर ले गए, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचना चाहता है, क्या उसके विरुद्ध ले जाना पड़ रहा है? यस। तो विरुद्ध जब ले जाऊंगा, मान लो h ऊंचाई तक ले गया पिंड को, तो संरक्षी बल के विरुद्ध किया है कार्य, ये इस पिंड को प्राप्त हो जाएगा किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कोई भी संरक्षी बल हो, उसके विरुद्ध में जब कार्य होगा, पिंड को क्या प्राप्त हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और जिस संरक्षी बल के कारण विरुद्ध में प्राप्त हुई है, उसी के नाम से जानी जाएगी। यहाँ किस बल के विरुद्ध में प्राप्त हुई है? गुरुत्वाकर्षण के, तो ये कहलाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और कोई संरक्षी बल हमने पढ़ा है? स्प्रिंग में जो बल लगता है, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल, वो भी संरक्षी बल है। जैसे ही मैं स्प्रिंग को दबाना शुरू करूंगा, स्प्रिंग में बल किधर उत्पन्न होगा? बाहर की तरफ। F बराबर -kx, x अंदर, बल बाहर। बल बाहर लग रहा है, फिर भी मैं दबा रहा हूं, क्या संरक्षी बल के विरुद्ध करना पड़ रहा है या नहीं? कार्य करना पड़ रहा है। जैसे ही स्प्रिंग को दबा के छोड़ दूंगा, स्प्रिंग को क्या प्राप्त हो गई? स्थितिज ऊर्जा। और अब अगर एक पिंड यहां पे है, तो छोड़ते ही ये स्प्रिंग पिंड को किधर धक्का देगी? बाहर, क्योंकि क्या आ गई है इसके पास? स्थितिज ऊर्जा, जिसको ये गतिज में परिवर्तित करवा सकता है। तो कोई भी संरक्षी बल के विरुद्ध जब कार्य, संरक्षी बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है? नीचे। विस्थापन किधर हो रहा है? कितना कोण? 180। कैसा मान? नेगेटिव cos 180, माइनस का कार्य। किधर लग रहा है प्रत्यानयन बल? बाहर। विस्थापन किधर हो रहा है पिंड का? अंदर। कितना कोण? 180। कैसा कार्य? माइनस। माइनस मतलब विरुद्ध। तो विरुद्ध में जब कार्य होगा, तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? स्थितिज। ये कहलाएगी प्रत्यानयन स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आगे जब स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, वहां भी आएगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जिस भी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होगा, उसी के नाम की स्थितिज ऊर्जा बोली जाएगी। हाँ, बल बराबर है। हाँ, उसमें नहीं मानते ना अपन, जमीन पे हम लेते ही नहीं है। जमीन पे हम कहते हैं उसका मान 0 मानते हैं, वही निर्देश तंत्र मानते हैं। जमीन से ऊपर उठाने पर कार्य हो रहा है, बल से काम चलेगा या कार्य होने पे आएगी ऊर्जा? कार्य। कार्य कितना हो रहा है पड़ा हुआ है जमीन पे? हाँ, कुछ भी नहीं होगी। है, बैठ के ट्राई करें, ऊर्जा खर्च कुछ भी नहीं हो रही है। ज़मीन पे बैठे हैं तो कोई ऊर्जा की कमी नहीं आ रही है। आप लेटे रहो ज़मीन पे। हाँ, लेटे लेटे मसल स्टिफ हो जाएगी, वो अलग है कि भाई मांसपेशियों में तनाव आ गया क्योंकि हिला नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। ऊर्जा खर्च करने की बात अलग है। और हाथ दुखने लग गया क्योंकि मांसपेशियों ने हिला नहीं रहे हैं या गति नहीं हो रही है, वो बात नहीं हो रही है। बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं कि मांसपेशियों में कौन सा एसिड बन गया भाई, लैक्टिक एसिड बनने लग गया या ये सब, ये बात नहीं हो रही है। ऊर्जा खर्च करने की बात हो रही है बस। तो आप कहोगे हाथ दुखने लग गए, पाँव दुखने लग गए, उससे मतलब नहीं है हमें।
क्या? संचित मतलब पिंड में आ गई है, पिंड के अंदर प्राप्त हो गई है। संचय का मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना। मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, कौन सी ऊर्जा में? हाँ, कार्य के विरुद्ध संचित। पहले से आपके पास 10 थी, मैंने कार्य 6 किया, ऊर्जा तो कितनी हो गई आपकी? 16। पर कार्य के कारण कितनी संचित हुई है? 10 या 16 या 6? वही है स्थितिज ऊर्जा। तो संचित जो कार्य के कारण होगी, पहले से कुछ भी रही हो मुझे मतलब नहीं, कार्य से जो आई है वही संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कुल संचित ऊर्जा ज्यादा हो गई, पर कार्य के कारण संचित तो 6 ही है, वही स्थितिज ऊर्जा। अब दो तरह की ऊर्जा की हम बात करेंगे, जो दो बल हमने पढ़े हैं। स्थिर वैद्युतिकी में वो आएगी ऊर्जा बाद में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊंचाई प्राप्त करने पर होती है। क्योंकि गुरुत्वीय बल किधर लग रहा है? ऊर्ध्व। तो मैं यहां से पिंड को यहां ले जाऊं, क्या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य हुआ? कितना हुआ? बल और विस्थापन का कोण, कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो ऊंचाई होगी तभी तो कार्य होगा। नीचे आने पे भी विस्थापन तो हो रहा है, पर वो तो कार्य पॉजिटिव है, गुरुत्वीय बल खुद खींच के ला रहा है, तब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो गुरुत्वीय बल के लिए H सतह से, जमीन से H ऊंचाई पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा mgh है। यहां पे हम ये मान रहे हैं, हालांकि ये सूत्र गलत है, आगे जाके पढ़ेंगे किसी चैप्टर में। जमीन पे जो ऊर्जा है उसे जीरो माना जा रहा है, हो या नहीं हो मुझे मतलब नहीं, मान रहा हूं। भाई ए पे, ए की दूरी है 10 किलोमीटर, बी की दूरी है 15 किलोमीटर। पर अगर मैं इसी को निर्देश तंत्र मान लूं, मतलब 10 मान कितना हो गया? 0। अब बी की दूरी क्या बोली जाएगी? 5 किलोमीटर। ए की 0 है नहीं, पर मैं तो कहीं भी मान सकता हूं निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र यहां माना तो ए की 10 और बी की 15, पर यही निर्देश तंत्र मान लिया तो ए की 0 और बी की 5। यही हम कर रहे हैं। यहां ऊर्जा 0 नहीं होगी, मत हो, मैं तो कितनी मान रहा हूं सतह पे? 0। यहां ऊर्जा 15 जूल है, और यहां तक ले जाने के लिए, और यहां तक ले जाने के लिए 18 जूल कार्य हो रहा है। तो यहां से यहां ले जाने में कितना कार्य हो रहा है? तो अगर मैं इसको 0 मान लूं तो यहां कितनी ऊर्जा बोलूंगा? 3 ही बोलूंगा। यही हम कर रहे हैं। सतह की स्थितिज ऊर्जा कितनी मान रहे हैं? 0। इसीलिए जो ऊंचाई है उतना ही ऊर्जा प्राप्त होगी। तो h ऊंचाई पे जाने पर यह स्थितिज ऊर्जा है। इसी का बड़ा फायदा हम क्या उठाएंगे? जमीन ये है, प्रश्न ने कहा H1 ऊपर कितनी ऊर्जा, और H2 ऊपर कितनी ऊर्जा? ये तो जमीन के सापेक्ष देखा। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहां A से B तक ले जाना है, तो मैं किसको 0 मानूंगा? जमीन को क्यों मानूंगा भाई? किसको 0 मानूंगा? A को। अब कितनी ऊंचाई है B की? H2 माइनस H1 यही है। तो A की ऊर्जा कितनी बोलूंगा? 0। और B की कितनी बोलूंगा? इसका क्या फायदा है? मुझे स्थितिज ऊर्जा दो जगह लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक जगह लिखूंगा, इसको क्या मानकर? 0 मानकर। या उल्टा भी कर सकता था, इसको 0 मान लिया तो B से ऊंचाई है या नीचे है? A कितना? इतना ही, इतनी नीचे है। तो यहां की ऊर्जा अगर 0 है तो यहां की हो गई माइनस का, इतनी कम ही तो है यहां पे ऊर्जा उससे। यहां से 3 ज्यादा, 0 और 3
या 0 और -3 एक ही बात है। तो ये करने का बस फायदा ये है कि दोनों जगह आपको आगे प्रश्नों में ऊर्जा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह लिखो। और अच्छा ये है कि नीचे 0 मान लो तो ऊपर की हो गई mg, जो भी ऊंचाई है, ऊंचाई ये रही। या कभी ऊपर 0 मानना है तो नीचे लिख दो माइनस का mgh, h ये मान जो गहराई आ रही है। तो स्थितिज ऊर्जा में ये बड़ा फायदा है कि आप किसी भी एक को क्या मान सकते हो, निर्देश, और उसकी ऊर्जा कितनी होगी 0, बस दूसरे की ऊर्जा ऊपर है तो प्लस, नीचे है माइनस में लिख दो। हम्म हम्म सतह के कारण नहीं होती है, कारण तो किसके है, गुरुत्वीय बल के कारण सतह पे होगी। पर मुझे सतह को नहीं देखना है, अब मुझे किसको देखना है, ए और बी को देखना है ना। तो सतह पे होगी हो, मुझे क्या मतलब, मुझे ए और बी के बीच की बात करनी है। अगर सतह पे लाना है आपको बी से तो फिर ए को मत देखो, फिर बी और किसको देखो, सतह को। आपको सतह से ए तक लाना है इनको, मुझे तो यहां से यहां ले जाना है। यहाँ पे पहाड़ है, मैं इस जगह से इस जगह ले जाना चाहता हूँ कोई द्रव्यमान को, तो अब मैं ये क्यों देखूं कि सतह कहाँ है भाई, क्या हो रहा है उसका। मुझे तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य चाहिए, सीधे इन दोनों बिंदुओं के मध्य लिख सकते हैं। सतह चाहिए तो सतह को लो, सतह है ही नहीं, बाकी दो बिंदु हैं, सतह पे ध्यान ही मत दो, ये है ही नहीं, बस यहाँ और यहाँ ऊर्जा लिख दो। तो कहने का मतलब है आप किसी को भी निर्देश तंत्र मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि जमीन से h ऊंचाई होने पर ही mgh होगी। अगर प्रश्न ने कहा a से b की ऊंचाई h है, a पे ऊर्जा 0, b पे mgh, सीधे ही मान सकते हैं। अब लिखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय, विलगित, विलगित मतलब जो एकदम अलग हो, बाहर से कोई लेना देना ना हो, ना बाहर से कुछ प्राप्त होगा ना अंदर से कुछ बाहर जाएगा। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा, विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, अर्थात कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा की उत्पत्ति, अर्थात ऊर्जा की उत्पत्ति या विनाश नहीं किया जा सकता, अर्थात ऊर्जा की उत्पत्ति या विनाश नहीं किया जा सकता। हालांकि ये नियम भी सही नहीं है, ऊर्जा की उत्पत्ति भी हो सकती है, विनाश भी हो सकता है, पर वो सिर्फ नाभिकीय अभिक्रियाओं में, अभी तो नाभिकीय भौतिकी नहीं पढ़ रहे हैं भाई, अभी तो संरक्षित रहेगी। तो विलगित निकाय यानी बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, न बाहर जाएगा कुछ, कि कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकता हूं, पर ऊर्जा कम ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है पिंड चल रहा था, यानी कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, थोड़ी देर बाद ये पिंड रुक गया अंदर, तो आपको लगेगा ऊर्जा की तो कमी हो गई। कमी नहीं हुई है, गतिज ऊर्जा की कमी हो गई, क्योंकि गतिज ऊर्जा खत्म होकर ऊष्मा ऊर्जा बन गई, प्रकाश ऊर्जा बन गई, ये टकरा गया, ध्वनि ऊर्जा बन गई, या स्थितिज ऊर्जा बन गई, कोई भी और ऊर्जा बन गई है। तो कुल ऊर्जा तो 10 जूल थी तो 10 ही रही, वो 10 पहले दिख रही थी गतिज, अब 10 में से 8 दिख रही है ऊष्मा ऊर्जा, 2 प्राप्त हो गई ध्वनि ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी रही 10। तो एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाएगी, पर कुल ऊर्जा सारे रूपों को मिलाकर कितनी रहेगी, 10 जूल थी, 10 जूल बनी रहेगी। कुल ऊर्जा कम या ज्यादा
नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए तो ये नियम और ही आसान हो गया, क्योंकि हमारे लिए तो कुल ऊर्जा ही कौन सी है? अभी मैंने लिखा था कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। हमारे लिए तो ऊर्जा ही यही है, यांत्रिक ऊर्जा। तो जब कुल ऊर्जा नियत है, मतलब क्या नियत है हमारे लिए? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक में कौन कौन सी दो हैं? तो गतिज और स्थितिज का योग नियत बना रहेगा। गतिज कम होगी तो क्या बढ़ जाएगी? स्थितिज। स्थितिज कम होगी, गतिज बढ़ जाएगी। इन दोनों का योग नियत रहेगा। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कुल ऊर्जा नियत रहेगी, यानी कुल ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। कुल ऊर्जा में परिवर्तन मतलब गतिज में परिवर्तन प्लस स्थितिज में परिवर्तन 0। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज में परिवर्तन के नेगेटिव के बराबर है। नेगेटिव मतलब अगर ये बढ़ गई 10 तो गतिज ऊर्जा -10, मतलब गतिज ऊर्जा 10 कम हो गई। ये कम हो गई 10, माइनस और माइनस प्लस 10, गतिज ऊर्जा 10 बढ़ जाएगी। एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तभी तो कुल परिवर्तन 0 होगा। बल व स्थितिज ऊर्जा में संबंध। स्थितिज ऊर्जा प्राप्ति कब होती है? जब कार्य कैसा हो? संरक्षी बल के विरुद्ध, यानी कोण कितना? 180। तो स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर है, पर वो कैसे होना चाहिए? विरोध में, यानी U बराबर -FDR। ये वही तो आएगा। dr को इधर ले आओ, FDR माइनस इधर भेज दो, du है, समाकलन कर दो। U मतलब U2 माइनस U1, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन FDR। जो आप बोल रहे थे ये वही बात आ गई भाई। पहले 10 थी और अब 16 है, तो परिवर्तन कितना हुआ? 6। वही तो कार्य हुआ है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा R के फलन में हो तब तो सीधे ही क्या करना है, दिख रहा है, अवकलन। उदाहरण के लिए और प्रश्न कह रहा है 2 मीटर पर स्थिति बल ज्ञात करो। तो F बराबर माइनस, इसका क्या करना है भाई? अवकलन 2 बाहर 2R, 5 बाहर 1 और 0। 2 मीटर पे बल, R की जगह 2, -13 न्यूटन। कुछ भी नहीं, सीधे अवकलन करो, R दिया है R रखो, बल आ जाएगा। तो जब R के पदों में स्थितिज ऊर्जा हो, इस प्रकार से बल ज्ञात करेंगे।
बल में माइनस सिर्फ क्या चीज़ को बता रहा है? दिशा कि विस्थापन के विपरीत लग रहा है, और कुछ भी नहीं। बल का मान तो 13 न्यूटन ही रहेगा। ये तो साधारण अवकलन हुआ है, पर वास्तव में संबंध ये नहीं है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा, ऊर्जा कैसी राशि है भाई? अदिश। तो अदिश का अवकलन करने से बल कैसी राशि है? सदिश। क्या इसका अवकलन करने से ये सदिश बन गया क्या? नहीं बन सकता है। तो सदिश राशि कैसे हो जाएगा बल? वास्तव में ये सूत्र नहीं है, वास्तविक सूत्र है बल बराबर माइनस, ये चिन्ह कहलाता है प्रवणता। जैसे ये चिन्ह क्या है? समाकलन का चिन्ह है भाई, ये गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। वैसे ही गणित में एक और चीज है प्रवणता, उसका ये चिन्ह है। तो प्रवणता का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी राशि का दूरी के सापेक्ष अवकलन करते हो, यानी राशि में परिवर्तन बटा लंब दूरी, उसे प्रवणता कहते हैं। और गणित में जैसे अब ये लिख दिया, तो ये लिखने से क्या होगा? इसका नियम हमने सूत्र पढ़ा कि इसको कैसे करना होता है, समाकलन, है ना? तो वैसे ये चिन्ह लिखने से क्या होगा? इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह का मतलब है u का x के सापेक्ष समाकलन करो, अवकलन करो आई कैप, y के सापेक्ष अवकलन करो j कैप से गुणा, z के सापेक्ष अवकलन करो k कैप से गुणा। क्या अब आपको सदिश दिख रहा है यहाँ पे? अतः बल सदिश राशि बनी। प्रवणता यानी ग्रेडियंट का अर्थ ये होता है, जिस भी राशि का ग्रेडियंट लेना है प्रवणता, यानी उसको किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करके आई कैप से गुणा, y के सापेक्ष j कैप से गुणा, z के सापेक्ष अवकलन k कैप से गुणा, ये राशि बल प्राप्त होगी। नोट कीजिए, फिर एक उदाहरण से करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो ये सूत्र हो जाएगा बल के x घटक का x के सापेक्ष समाकलन, तब y और z कैसे रहेंगे? नियत, क्योंकि कौन से बल की ही तो बात हो रही है स्थितिज ऊर्जा में? संरक्षी बल। संरक्षी बल में x के सापेक्ष x की दिशा में चलूं तो y z नियत रहते हैं, तो y z नियत, x z नियत, x y नियत।
यहाँ पे भाई इसमें भी डॉट प्रोडक्ट लगाइए। आपको पता है कार्य में एफ डी आर नहीं आता है, एफ डी आर के साथ कॉस थीटा भी आता है, अतः एफ सदिश डॉट डी आर सदिश माइनस एफ सदिश डॉट डी आर सदिश। और विस्थापन x में जहां से जहां तक हो रहा है वो x की सीमाएं, y की सीमाएं, z की सीमाएं। तो देखिए उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा दी हुई है F बराबर माइनस इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। मैं सीधे ही लिख रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन y कैसा रहेगा, नियत 5y बाहर 2x। x के सापेक्ष अवकलन 2yz कहाँ आ गया, x का x के सापेक्ष 1। x के सापेक्ष अवकलन z क्यूब बाहर x का 1। ये पूरा अवकलन अभी सिर्फ किसके सापेक्ष हुआ है, x के सापेक्ष। इसके साथ क्या लिखना है, i कैप। अब किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा, y के सापेक्ष। 5x स्क्वायर कैसा, y का 1। 2xz कैसा, y का 1। xz क्यूब पूरा ही नियत है, अवकलन 0 0 j कैप। z के सापेक्ष ये सब नियत ही है 0। z के सापेक्ष 2xy बाहर, z का 1, x बाहर, z क्यूब का 3z स्क्वायर k कैप। ये हो गया ग्रेडियंट ऑपरेशन, काम हो गया हमारा। अब बस क्या रखना है, मान 10 एक्स वाई कितना है, 2 इंटू 1 2 और 10 20 प्लस वाई जेड 1 और 3 और 2 6 20 और 6 26 26 और 27 53 आई कैप। एक्स की जगह 2 4 और 5 20 एक्स जेड 6 और 2 12 20 और 12 32 जे कैप। एक्स वाई 2 और 2 4 जेड स्क्वायर 9 इंटू एक्स यानी 2 18 इंटू 3 54 54 और 4 ये आ गया बल इस विस्थापन या स्थिति पर। तो पहले अवकलन करना है, x के सापेक्ष y और z कैसे रहेंगे, नियत बाहर कर दो। y के सापेक्ष x और z बाहर कर दो, z के सापेक्ष x y बाहर कर दो, i j के गुणा कर दो और उत्तर आने के बाद अगर निर्देशांक दिए वहां पे रख दो मान, x y z का बल आ जाएगा। जलज आंशिक अवकलन में i j के नहीं आते हैं बेटा, ये ग्रेडियंट में ही आते हैं। प्रियांशु, रिवीजन में पूरा मॉड्यूल वापस करने से फ़ायदा नहीं है बेटा, क्योंकि जो प्रश्न हो गए थे पहले उनको रिवाइज नहीं करना है, जो डाउट थे आपके या मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करना है।
अब लिखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। निकाय पर किया गया कुल कार्य, निकाय पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में, निकाय पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ए अंतिम माइनस के प्रारंभिक। ये हमने पढ़ा है क्या कहीं पहले? पढ़ा नहीं है पर काम में लिया है। कहाँ? कार्य के प्रश्नों में मैंने बताया शॉर्टकट, अगर आप वेग निकाल दो प्रारंभिक और अंतिम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर से सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्य। नहीं तो समाकलन लंबा लंबा करना पड़ रहा था, याद आया? तो पढ़ तो अभी रहे पर काम में पहले ही ले रखा है। अब कार्य की बात करें। कार्य कौन से बल कर सकते हैं? कौन से प्रकार के बल? संरक्षी बल और असंरक्षी बल। और कौन से प्रकार के बल हैं भाई? संरक्षी आ गए, असंरक्षी आ गए। यस, किसने बोला था अभी? एक नाम बोला था ना किसी ने, सुना मैंने। और कोई बल बाकी है क्या? बल है पर बल नहीं है, छद्म बल। इन तीन बलों के कारण ही कुल कार्य होगा। ये कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। कुल कार्य तीन तरह के बल कर सकते हैं, संरक्षी, असंरक्षी और छद्म। हमारे लिए एक ही तो असंरक्षी बल है, कौन सा? असंरक्षी में नाम ही टोटल दो लिखे थे और एक अभी तक पढ़ा ही नहीं है। घर्षण ही है। तो अगर प्रश्न कह रहा है घर्षण है तो यही सूत्र काम में आएगा जो लिखा है, क्योंकि असंरक्षी बल का कार्य घर्षण का होगा। यदि घर्षण न हो और ये कब नहीं होगा? जब जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो। तो फिर सिर्फ कौन सा बल का कार्य? संरक्षी बल का कार्य ही बचा, बाकी दो है ही नहीं। बराबर डेल्टा के, और संरक्षी बल के विरुद्ध ही कार्य तो क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये रहा भाई, डेल्टा यू बराबर माइनस का ये डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा यू बराबर माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ये कार्य ही तो है, एफ डॉट डी आर।
तो डेल्टा डब्ल्यू कार्य की जगह क्या लिख दूं, माइनस का डेल्टा यू। इसको इधर ले आओ, कितना हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। कुल ऊर्जा में परिवर्तन, यही तो थोड़ी देर पहले क्या नाम से पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से ही ऊर्जा संरक्षण प्राप्त हुआ, पर केवल कब लगा सकते हो ऊर्जा संरक्षण, घर्षण न हो और जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो। तो आप क्या लगा दो, कार्य ऊर्जा मत लगाओ, क्योंकि ये हल करके क्या बनेगा, ऊर्जा संरक्षण। लेकिन अगर घर्षण है तो फिर ऊर्जा संरक्षण नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये तो हमेशा ही लगेगा। पर अगर संरक्षी बल है केवल, तो ये इतनी मेहनत करके हल करके यहाँ आऊँगा, सीधे यही लगा दो ऊर्जा संरक्षण। पर अगर घर्षण है तो ऊर्जा संरक्षण कभी भी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये वाला सूत्र लगाना है। या घर्षण की जगह छद्म बल है तो भी यही सूत्र लगाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देव, डब्ल्यू संरक्षी माइनस यू कैसे लिया है, अभी बताया था बेटा, u2 माइनस u1 मतलब डेल्टा यू का सूत्र था माइनस समाकलन एफ डी आर। और यही तो क्या चीज़ है, कार्य। अब W लिखो या डेल्टा W लिखो, एक ही बात है। तो माइनस कार्य का डेल्टा U के बराबर हुआ। तो डेल्टा W की जगह माइनस उधर भेज दिया, माइनस डेल्टा U। चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं इस पर। तो भाई ये तो हम पहले से ही जानते हैं, कर भी चुके हैं। h ऊंचाई से एक पिंड को छोड़ दिया, जमीन पे आने पे कितनी गतिज ऊर्जा या कितना वेग प्राप्त होगा। हम इसे एक विमीय गति से भी करते थे, पर अब हम इसे ऊर्जा संरक्षण से कर रहे हैं। चेक कर ले, ऊर्जा संरक्षण लगा सकता हूं क्या, कौन से बल के कारण कार्य हो रहा है, गुरुत्वीय बल। कैसा है, संरक्षी। निर्देश तंत्र कौन है, जमीन। कैसा है, जड़त्वीय। और घर्षण की बात नहीं हो रही है, क्या लगा सकता हूं, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में क्या करना है, बहुत आसान, प्रारंभिक बिंदु पे कुल ऊर्जा लिख दो, अंतिम बिंदु पे कुल ऊर्जा लिख दो, और दोनों ऊर्जाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ स्थितिज ऊर्जा है क्या, जमीन के सापेक्ष कितनी, गतिज ऊर्जा छोड़ा है अभी इसे बस, तो वेग जीरो, गतिज ऊर्जा जीरो। नीचे आने पे जमीन पे स्थितिज ऊर्जा जीरो, मान लिया v वेग प्राप्त हुआ तो गतिज ऊर्जा। तो उत्तर तो हम पहले से ही जानते हैं, पर अब इसे ऊर्जा संरक्षण से प्राप्त किया है। तो इस तरह ऊर्जा संरक्षण लगाना है, जो भी प्रारंभिक बिंदु है कुल ऊर्जा लिखो, अंतिम बिंदु है कुल ऊर्जा लिखो, बराबर कर दो, उत्तर आ जाएगा।
बल का मान ज्ञात करना है। ये बल निकाला, एक बार चेक करो। ऊर्जा संरक्षण लगा लेते हैं। ऊपर की ऊर्जा और नीचे की ऊर्जा बराबर कर दे। ऊर्जा संरक्षण नहीं लग सकता है क्योंकि घर्षण कैसा बल है? असंरक्षी। क्या लगाना है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा बल में संरक्षी बल लिखने की बजाय माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं। इसकी जगह पे माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू प्लस डब्लू घर्षण, छद्म तो नहीं है, के अंतिम माइनस के प्रारंभिक। डेल्टा यू भी क्या होता है? U2 माइनस U1। अंतिम बिंदु कहाँ पे है? जमीन पे। कितनी? 0। प्रथम बिंदु कहाँ है? H ऊंचाई पर। घर्षण का बल किधर लग रहा होगा? पिंड नीचे आ रहा है ऊपर, और विस्थापन किधर हो रहा है? नीचे। F इंटू एस इंटू कॉस 180। अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक 0। छोड़ा है वहां से, क्या बन गया? प्लस का mgh माइनस का बल इंटू 400, ये उधर गया, 200 इधर आ गया। 400 माइनस 200 बराबर F इंटू 10, उधर आके प्लस का हो गया। हमने ऑलरेडी मान लिया है कि घर्षण किधर लग रहा था? ऊपर, तभी तो चिन्ह कैसा लिया है? cos 180 लिया, ऊपर ही तो माना है। 200 तो कार्य था। यही सूत्र लगा रहा हूं मैं। ये तो कितना है ही नहीं। संरक्षी बल की जगह क्या लिखता हूं? अभी देखा तो था, U2 माइनस U1 बराबर, ये क्या चीज है? FDR का समाकलन। कार्य डेल्टा U माइनस, तो W की जगह और ये नहीं करना चाहते तो ठीक है, मत लिखो। सीधे इसकी जगह क्या लिखूं? W संरक्षी। कौन सा है संरक्षी बल? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है? विस्थापन भी किधर हो रहा है? कार्य कितना? mg बल नीचे, विस्थापन भी नीचे, cos 0 1 mgh प्लस का ही आया। अगर आप स्थितिज ऊर्जा में नहीं लेना चाहते, कार्य में रख दो। संरक्षी बल किधर है? नीचे, पिंड भी नीचे ही जा रहा है, कोण 0, cos 0 1 mgh।
और मुझे तो नहीं पता है कि घर्षण कहाँ लग रहा है भाई, तो मैं तो माइनस नहीं रखूँगा, मुझे लग रहा है समान दिशा में ही है, प्लस का रखा। अब अपने आप ही उत्तर कैसा आएगा, -20, यानी मैं तो नीचे मान रहा हूँ, ऊपर लग रहा होगा। पर मुझे पता था कि घर्षण तो विरोध में ही लगता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा मान रखा है, ऊपर ही मान रखा है। अब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब किधर, ऊपर, क्योंकि मैंने ऊपर ही मान के किया था। अगली बार हम संवेग ऊर्जा संरक्षण और कार्य ऊर्जा प्रमेय के ही और प्रश्न करेंगे।